वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के स्पीडी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो सवाल है, इसमें डेली एक पेज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक पेज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आंसर है जोंक और केचुआ। तो यहाँ पर आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। क्या आप सबको पता है केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा ये केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो केचुआ है इसका जो शरीर है वो किस प्रकार का होता है? लंबा और बेलनाकार होता है। ठीक है, लंबा और बेलनाकार होता है। दूसरा है कि केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। किसान मित्र होता है केचुआ, इसीलिए खेतों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। केचुए में जो है श्वसन तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र जो है वो केचुए के अंदर नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सवाल है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ग्रुप मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, मधुमक्खी, ये सब आप इसमें याद रखेंगे। ये जो है जल और स्थल दोनों ही जगहों पर पाए जाते हैं। जल और स्थलों दोनों जगहों पर ये पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा ग्रुप के। और इसमें याद रखिएगा, ऑर्थोपोडा ग्रुप जो है यानी जंतु जगत का जो है ये सबसे बड़ा संघ है। इसके अंतर्गत आप और भी याद रख सकते हैं बिच्छू। ठीक है, बिच्छू भी जो है वो ऑर्थोपोडा के अंदर ही आता है। बिच्छू, मकड़ी, आप याद रखिएगा, मकड़ी, बिच्छू, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, और हमने यहाँ पे मधुमक्खी भी आपको बताया, तो मधुमक्खी भी आप याद रखिए। ये सब क्या है? ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंदर आता है। अगला है वो है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलास्का के अंदर जो आते हैं वो है घोंघा और सीपी। ठीक है, सीप या घोंघा, सीपी या कहीं कहीं पर आप सीप भी देखेंगे। तो सीप और घोंघा जो है ये मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें तारा मछली, जिसको हम लोग स्टार फिश कहते हैं, स्टार फिश, और ब्रिटिल स्टार, ये जो है किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। स्टार फिश से कई बार सवाल पूछा गया है। ये जो है समुद्री जीव है। स्टार फिश या सी स्टार जो है वो समुद्री जीव है। स्टार फिश को हम लोग तारा मीन के नाम से भी जानते हैं। तारा मछली या तारा मीन, ये भी इसका नाम है, तारा मीन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें जो है ना स्टारफिश जो है अपनी भुजा को पुनः उत्पन्न कर सकता है। ये इसके अंदर गुण होता है, जो उसकी भुजा होती है ना उसको वह पुनः उत्पन्न कर सकता है। स्टारफिश जो है अपनी भुजा को पुनः उत्पन्न कर सकता है, ये इसकी विशेषता है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और स्टारफिश के पास जो है कोई अपना ब्रेन नहीं होता है। कोई ब्रेन नहीं होता है स्टारफिश के पास। और स्टारफिश के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें ब्रेन तो नहीं होता और इसमें रक्त भी नहीं होता है, यानी ब्लड भी इसके अंदर नहीं होता है स्टारफिश के अंदर। ठीक है, ब्लड भी नहीं होता है और रक्त भी नहीं होता है। ठीक है, और अगर बात करें ब्रिटिल स्टार की, तो ब्रिटिल स्टार या भंगूर तारा जो है वो समुद्र तल की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका इंजीनियर कहा जाता है। ब्रिटिल स्टार को समुद्र तल की पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य के पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी जो मुख है मनुष्य का वहीं से शुरू हो जाता है। हमने भोजन शुरू किया, वहीं से हमारा पाचन जो है वो शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर आंत वांत में जाता है। ठीक है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है वो है शिराएं के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं के द्वारा जो प्रवाहित होता है रक्त, वो कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये होता है अशुद्ध रक्त। जो इम्प्योर जो ब्लड है वो शिराएं के द्वारा प्रवाहित होता है। और धमनी के द्वारा जो होता है वो कौन सा होता है? वो शुद्ध रक्त होता है। जो प्योर ब्लड होता है वो धमनी के द्वारा प्रवाहित होता है।
अब यहाँ पर देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम याद रखिएगा, ये दो विटामिन है बी और सी, ये जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो विटामिन है विटामिन ए, डी, के, ई, ठीक है, इस विटामिन को आप याद रख सकते हैं KEDA करके, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा। तो इससे आप याद रखिएगा ये किसमें है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ADKE जो है वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे विटामिन्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इस विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम। इसी तरह से बी विटामिन के अंदर कई सारे विटामिन के टाइप हैं, जैसे कि B1 है, B12 है, B6 है, तो इसके अलग अलग रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसी तरह से डी है, के है और ई है। इन सभी विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं वो आप एक बार रिवाइज करिएगा। सोडियम का कार्य क्या है ये पूछा गया है, तो देखिए सोडियम जो होता है वो सोडियम क्या है, सोडियम जो हमारे शरीर में पूछा गया कि सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारे शरीर के अंदर होता है। शरीर में तीन मुख्य प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तीन तरह के, जिसको आपको याद रखना है। वो है सोडियम, ठीक है, पहला तो हो गया सोडियम। दूसरा हो गया उसमें पोटेशियम, याद रखिएगा पोटेशियम। और जो तीसरा है वो याद रखिएगा क्लोराइड। क्या याद रखिएगा, क्लोराइड। तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीन मुख्य प्रकार के जो है, मुख्यतः तीन प्रकार के जो आप याद रखेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब बात करें कि सोडियम का काम क्या है, तो सोडियम का जो काम है वो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है, और जल का संतुलन बनाए रखता है। बॉडी के अंदर जो जल है उसका संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम का कार्य क्या है, ये अगला सवाल देखिए पोटेशियम से पूछ दिया गया कि पोटेशियम का काम क्या है। तो पोटेशियम का जो काम है वो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला सवाल ग्लूकोज पर संबंधित है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टिक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लैक्टिक एसिड है इसका फुल फॉर्म, ये जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, C3H6O3 होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। और ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12 और O6, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, ग्लूकोज जो है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ठीक है। और इसीलिए हमको ये एनर्जी देता है, क्योंकि हमको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगर ग्लूकोज का पूछा जाता है सवाल में कि अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है अगर लेवल शरीर के अंदर, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया। और यहीं पर आपसे अगर पूछे कि जब वो लेवल ग्लूकोज का घट जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उस बीमारी को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। लैक्टिक एसिड का हमने देख लिया, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है C3H6O3। अगर मांसपेशी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमें क्या महसूस होगा, थकावट महसूस होगा, मांसपेशियों के अंदर ऐंठन महसूस होगी, ठीक है, ऐंठन महसूस होगा, दर्द होगा। तो सवाल कई बार पूछा गया है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने के कारण, मांसपेशी में किस अम्ल के जमा होने के कारण जो है हमें दर्द महसूस होता है या थकावट महसूस होती है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल भी इसको कहा जाता है। इसको लिखा किस तरह से जाता है, यानी इसका फॉर्मूला C2H5OH भी लिख सकते हैं या C2H6O लिख सकते हैं। ये दोनों ही है इसके रूप, जो इसके फॉर्मूले के रूप में जो है वो लिखा जाता है। अब इसके बाद आपको याद क्या रखना है, इसमें इथेनॉल, इसका नाम आपको याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। अब आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो और उसमें जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। एनेलिडा के अंदर उत्सर्जन जो है उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रीडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मूत्र का पीएच मान पूछा गया है। आप सबको पता है पीएच स्केल से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो पीएच मान में सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है कि पीएच का जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो 0 से लेके 14 तक ये स्केल होता है पीएच का। ये जो पैमाना है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है? 14 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अगर कि पीएच स्केल में मूत्र का पीएच मान कितना है, तो मूत्र का पीएच मान जो है वो 6 होता है। ये आप इसको याद रखिएगा। नींबू का अगर पीएच मान आपसे पूछा जाए, नींबू का, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए मानव रक्त का, तो मानव रक्त यानी ब्लड का जो पीएच मान है, ह्यूमन ब्लड का, ह्यूमन रक्त का, तो इसका पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। और जल का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए, जल का पीएच मान होता है 7.0 यानी 7। और कभी कभी NaCl का भी पूछा जाता है, सोडियम क्लोराइड का, तो ये पीएच होता है 7, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा, समुद्री जल अगर पूछ दे आपसे, जल तो हुआ, अब समुद्री जल अगर आपसे पूछ दे तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5 यानी 8.5, ठीक है। तो ये तो हो गया पीएच से संबंधित। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच मान में उदासीन जो है वो किसका होता है, तो जल का होता है। जल यानी ये 7वें, जो 7 नंबर पर है यहाँ, और इधर हम देख रहे हैं 14, इधर देख रहे हैं अगर 0, तो यहाँ पर जल का पीएच मान है 7 और ये उदासीन विलयन है। क्या है? किस प्रकार का विलयन है? उदासीन विलयन है जल। अब यहाँ पर 7 पीएच मान जिसका भी होगा वो उदासीन होगा, ठीक है। और 7 से नीचे यानी कम, 0 से लेके 7 तक अगर जिसका होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो अम्लीय होता है यानी एसिडिक होता है। और यहाँ जो है जो इस तरफ होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। जो 7 से ऊपर जिसका भी होगा वो क्षारीय होगा। यहाँ पर देखिए, अगर समुद्री जल की बात करें तो वो क्षारीय है। ह्यूमन रक्त यानी मानव रक्त का जो मान है पीएच मान, वो क्षारीय है। जल का जो है वो उदासीन है। नींबू का जो है वो अम्लीय है क्योंकि खट्टा होता है, तो खट्टा अम्ल होता है। और इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पीएच से संबंधित यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। आगे देखिए, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार जो है वो किस ग्रंथि में होता है? किस ग्रंथि के अंदर होता है बहिस्रावी और अंतःस्रावी? तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय को हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। और पैनक्रियाज जो है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी पैनक्रियाज के अंदर दोनों ही पाया जाता है। अब अग्न्याशय जो है जो के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो कहाँ बनता है? अंतःस्रावी में। अंतःस्रावी के अंदर इंसुलिन बनता है। इंसुलिन जो है वो अंतःस्रावी में बनता है। और बहिर्स्रावी के अंदर की बात करें तो बहिस्रावी में जो बनता है वो, बहिस्रावी के अंदर जो बनता है ये बनता है, ये पचाने एंजाइम बनता है इसके अंदर। एंजाइम जो क्या करता है? हमारे शरीर में भोजन को पचाता है, खास करके प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है।
ठीक है। देखिए हमारा मकसद है इस सीरीज को शुरू करने का कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि, तीनों एक ही नाम है जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अग्न्याशय देखा, इंसुलिन देखा। अब यहाँ पर अगर बात आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ बनता है, तो आप बता सकते हैं पैनक्रियाज के अंदर। ठीक है। ब्लड शुगर जो लेवल है उसको नियंत्रित कौन करता है? ब्लड शुगर जो लेवल होता है उसको नियंत्रित यानी उसको कंट्रोल कौन करता है? तो वो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है, आप ये कर ले। ठीक है। नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए मास्टर ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये एक एंडोक्राइन है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसमें ये याद रखना है कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये मटर के दाने के जैसा होता है। इसका जो आकार है ना, मटर के दाने के जैसा, मटर के दाने के जैसा होता है। कैसा होता है? मटर के दाने के जैसा इसका साइज होता है। और ये मस्तिष्क के बेस यानी आधार में स्थित होता है। जो मस्तिष्क है ना उसके बेस में स्थित होता है, आधार में स्थित होता है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। कहाँ होता है ये पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड? तो ये होता है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में कहाँ पर होता है? तो उसके बेस यानी आधार में स्थित होता है। अब देखिए अगला है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? जो स्प्रिंग होती है, तो जो स्प्रिंग होती है इसको जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, ये खींचते हैं तो फिर ये कैसा हो जाता है? इस तरह से बड़ा हो जाता है। और वापस जो ये आता है अपनी जगह पर आने का प्रयास करता है, तो जब वापस इस स्थिति में आने के प्रयास में ये रहेगा तो इसके अंदर प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बल होता है। अब देखिए अगला, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो है कंपोस्ट। ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, हीलियम होगा या हाइड्रोजन होगा। तो देखिए हीलियम भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। अब बता देते हैं आपको कि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादातर आंसर क्यों नहीं होता। गुब्बारों को उड़ाने के काम में लाई जाने वाली जो गैस है वो हीलियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हीलियम जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सस्ती होती है और सुरक्षित होती है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ये काफ़ी महंगी है और ये जो है ये काफ़ी सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये फ्लेमेबल है और ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। इसमें आग लगने की ये तीव्र जो है संभावना इसके अंदर होती है आग लगने की। तो इस चीज़ की वजह से जो है ये अति ज्वलनशील, आप इसको कह दीजिए ज्वलनशील, आप इसको कह सकते हैं। काफ़ी ज्वलनशील होती है ये हाइड्रोजन गैस, जबकि हीलियम गैस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर आंसर आपको देखने को हीलियम मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं। ठीक है। लेकिन इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है काम में लाई जाने वाली गैस, तो हीलियम होगा क्योंकि इतनी महंगी गैस हाइड्रोजन को गुब्बारे के अंदर कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये महंगी है। अब आती है बात डीडीटी का उपयोग। डीडीटी आपने नाम सुना होगा। डीडीटी का जो फुल फॉर्म है इसको कहते हैं डाई क्लोरो। पहले तो याद रखिएगा डाई क्लोरो, पहले डी से हो गया डाई क्लोरो। जो दूसरा डी है इससे क्या होगा? इससे होगा डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। और तीसरा जो टी है इससे होता है ट्राई क्लोरो इथेन। क्या होगा? ट्राई क्लोरो इथेन। तो फुल फॉर्म हो गया इसका डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया डीडीटी का। ठीक है। और इसकी खोज जो है 1940 ईस्वी में की गई थी कीटनाशी के रूप में।
कब की गई थी? 1940 में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों के अंदर अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन, जिसे हम लोग H2 से डिनोट करते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस प्रकार के वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र, जिसको हम लोग कॉटन बोलते हैं, कॉटन कपड़ा जो होगा उससे आग लगने की चांसेस जो है, फैलने की चांसेस जो है बहुत कम होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। यहाँ लोहा का मतलब आयरन से है, ठीक है। तो आयरन जो हमारे शरीर को मिलता है वो हरी सब्जियों से सबसे ज़्यादा मिलता है, महत्वपूर्ण स्रोत है ये। इसके बाद देखिए, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो जब गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाएगा तो गैसोहोल बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? नाम याद रखना है, गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ जो है वो मिक्स करके गैसोहोल बनाया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों में कौन सा पदार्थ दिया जाता है? यानी एकदम से तुरंत इंस्टेंट एनर्जी जिसको बोले हम लोग, इंस्टेंट एनर्जी के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज हमने देखा, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अभी हमने पीछे देखा है कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए। परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए जो है एक रक्षा आवरण बनाती है ओजोन परत, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आंत्र ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि यानी मेडिसिन कौन सी है? तो इस मेडिसिन का नाम है क्लोरोमाइसिटीन। टाइफाइड जो बीमारी है वो, इसको हम लोग आंत्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें फीवर लगता है, फीवर आती है, और ये दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। दूषित जल एवं दूषित भोजन के कारण जो है ये होता है, ठीक है। तो टाइफाइड हो गया यहाँ। और टाइफाइड जो है वो किस प्रकार का रोग है, ये याद रखिएगा। ये जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन है वह गैस की लौ को सबसे कम हिस्से को क्या कहा जाता है? जो गैस की लौ है उसके सबसे कम हिस्से को क्या कहते हैं? देखिए, गैस का बर्नर जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से जो है वो बर्नर में कुछ छेद बने होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इस तरह से छेद बने हुए हैं जिससे गैस निकलती है, ठीक है, और आग लगी हुई होती है। जब हम माचिस लगाते हैं तो आग निकलती है। तो इसमें पूछा ये, या मोमबत्ती के बारे में भी आप जानिएगा। तो मोमबत्ती की भी जो लौ होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसके अंदर तीन प्रकार से, तीन हिस्से को आप याद रख सकते हैं कि ये हिस्सा हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। तो यही पूछा गया है कि जो गैस है इसके जो लौ होती है, सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो सबसे गर्म हिस्सा कौन सा वाला होगा? जो सबसे बाहर का हिस्सा होगा वो सबसे गर्म हिस्सा होगा। जो सबसे बाहर का हिस्सा होगा वो सबसे गर्म हिस्सा होगा। जो सबसे अंदर का हिस्सा होगा वो सबसे ठंडा हिस्सा होगा। और जो बीच का होगा वो जो है वो मध्य क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम लोग दीप्त क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें याद ये रखना है आपको कि जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं ज्योति विहीन क्षेत्र, ठीक है। ज्योतिहीन क्षेत्र जिसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं आगे इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन। अच्छा, इसमें कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि जो बाहर का हिस्सा जो सबसे गर्म होता है उसका कलर कैसा होता है? वहाँ जो आग जल रही होती है उसका कलर कैसा होता है? तो वो नीला होता है। जो सबसे बाहर होगा उसका नीला होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, जो सबसे बाहर होगा वो नीला होगा। जो मध्य में होगा, ठीक है, उसका रंग कैसा होगा? जो सबसे अंदर होगा इसका रंग होगा काला, ठीक है। और जो मध्य में होगा उसका रंग कैसा होगा? जो मध्य में होगा ये हो गया नीला,
बीच वाला हो गया नीचे, सबसे अंदर वाला हो गया काला, और बीच वाला हो जाएगा पीला। ठीक है, तो ये होता है इसका कलर जिसको आपको याद रखना है, चाहे वो गैस के बारे में पूछे या मोमबत्ती के लौ के बारे में पूछे। ठीक है, मोमबत्ती की जो लौ है उसके बारे में भी अगर पूछेगा तो यही आंसर, क्योंकि आग के बारे में पूछा है, जो आग लगी हुई होती है एक क्षेत्र के अंदर, उसमें किस हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्म, कहाँ पर ठंडा और कहाँ पर क्या कलर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो सबको पता है 24 कैरेट का सोना जो है वो सबसे शुद्ध रूप का सोना होता है, और 24 कैरेट के सोने से कभी भी आभूषण यानी जो गहने हैं वो नहीं बनाए जा सकते, आभूषण नहीं बन सकता, क्योंकि ये काफ़ी सख्त नहीं होता, ये काफ़ी मुलायम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर बनाया जाएगा तो वो उसका जो शेप है, उसका जो डिज़ाइन है वो बदल जाएगा। तो इसलिए 22 कैरेट के सोने से जो है वो आपका आभूषण यानी गहना जो बनाया जाता है, ज्वेलरी जो बनाई जाती है वो 22 कैरेट से बनाई जाती है। अब देखिए सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारक अयस्क है, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं। ठीक है, Hg, या फिर आप याद रखिएगा मरकरी का अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। इसी को पारा या पारद भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं। तो ये इतने नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पारा, मरकरी या फिर पारद। अब देखिए इसमें सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका जो एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक वो 80 है। कितना है? 80 है। और इसमें आपसे एक और चीज़ पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है। क्विक सिल्वर जो है वो किसको कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। और पारा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर के अंदर किया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो है वो, अच्छा ये और चीज़ याद रखिएगा, पारा जो है तरल रूप में होता है। पारा जो है तरल रूप का धातु है, लिक्विड फॉर्म का मेटल है। ये लिक्विड फॉर्म मेटल है यानी धातु है। और ये जो है पारा या पारद, ये विद्युत का, बिजली का सुचालक या चालक होता है। ठीक है, क्या होता है? चालक या सुचालक होता है। अब आइए, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में भी आपसे अगर पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क जो के थैलेमस के नीचे पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में। आप इसको याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है ये। और अगर डिटेल में जानना है तो आप ये याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो था, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, इसके ठीक ऊपर होता है, पिट्यूटरी के ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर होता है, यानी पीयूष ग्रंथि के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, शरीर के इंटरनल संतुलन को भी बनाए रखता है ये हाइपोथैलेमस। क्या करता है? शरीर के जो इंटरनल आंतरिक संतुलन है उसको भी बनाए रहता है, संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो सवाल है वो यहाँ पर है, लाल अस्थि मज्जा से संबंधित सवाल है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर जो है, या आप कह दें बोन मैरो, इसी को कहा जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो इसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। किसका होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। अब आरबीसी का कई बार जीवन काल पूछा जाता है। तो इसका जो जीवन काल है वो 120 दिनों तक का होता है मैक्सिमम। ठीक है, 120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, अच्छा आरबीसी का कब्रिस्तान भी पूछा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली, एक ही नाम है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीसीजी का पूरा नाम क्या है?
BCG क्या है? एक प्रकार का टीका है। किस प्रकार का टीका है? टीबी यानी क्षय रोग से बचने के लिए ये टीका दिया जाता है। जन्म से के समय ज्यादातर ये टीका जन्म के समय दिया जाता है, जन्म के समय, या फिर कभी कभी देरी हो जाती है तो जन्म से लेकर के 14 दिन के अंदर तक इसको दे दिया जाता है। ठीक है, 6 महीने तक भी दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर केसों में जन्म से लेकर 14 दिन के अंदर ही इसको दे दिया जाता है, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में इमीडिएटली उसी समय पर यह टीका दे दिया जाता है। अब BCG का यहाँ पर पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस काल्मेटे-ग्यूरिन, ये इसका पूरा नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। ठीक है, कवक से होता है एथलीट फुट। एथलीट फुट नामक रोग जो है वो कवक से होता है। दमा जो है ये भी, यानी अस्थमा, ये भी कवक से ही होता है। और फाइलेरिया नामक रोग जो है वो किससे होता है? अच्छा, एक और बात है, कवक की बात आई है तो यहाँ पे कवक के द्वारा एक और रोग होता है दाद, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, दाद जो है वो कवक से ही होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो जो फाइलेरिया रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कृमि यानी वर्म के कारण होता है, वर्म के कारण होता है। इसमें आप याद रखिएगा, फाइलेरिया का वाहक अक्सर पूछा जाता है कि इसका जो वाहक है वो कौन है। तो इसका वाहक आप याद रखिएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये इसका वाहक है। ठीक है, किसका? फाइलेरिया रोग का। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ v का मतलब वेलोसिटी है, तो अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो ये क्या फिर हो जाएगा? हाफ m2v² हो जाएगा। तो वेग जब 2v हो जाएगा तो फिर ये क्या बनेगा? हाफ m4v² हो गया। ठीक है, अब अगर इस 4 को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2mv² हो गया। अगर 2mv² को कंपेयर करेंगे हम पहले वाले इक्वेशन से, जो हमारे पास था कि फर्स्ट में हमारा जो फॉर्मूला है वो ये था, बाद में वेग दुगुना करने के बाद हमारे पास ये आया, तो हाफ का कितना गुना 2 होता है? तो हाफ का 4 गुना होता है 2, तो इसलिए जो है चौगुनी बढ़ जाती है। तो क्या होता है? चौगुनी बढ़ जाती है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा गृह। ठीक है, इसमें याद रखना है कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष जो है वो पादपों के आवृत बीज में आता है, एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। अब बात करते हैं पेनिसिलिन किसने बनवाया, किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी? पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन थे, सवाल पूछा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो इसकी खोज की थी, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि ये कब की थी? तो 1928 ईस्वी में की थी। और इनको इसी खोज के लिए जो है 1940 ईस्वी में नोबेल 45 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल
पुरस्कार इनको मिला था और ये नोबेल पुरस्कार इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो यहाँ पर है सवाल वो है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य माना जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो एक है शैवाल और दूसरा है कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो है वो किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है, आपने लौंग देखा होगा, तो लौंग जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त किया जाता है पुष्पकली से, यानी फूल की कली से, पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए अनशन या उपवास की, ये आखिरी प्रश्न है इस पेज का, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से, सवाल को पूरी तरह अच्छी तरह से देखना है, पूरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन या ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? जब हम उपवास रखते हैं तो उसमें पूछा गया है कि मधुजन या ग्लाइकोजन जो बनता है उसकी विधि क्या है? तो ग्लूकोनवजनन, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखते हुए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।